विकसित भारत 2047 का विजन क्या है और IBSEA उसमें कैसे योगदान दे रहा है? तो मैंने आपको बताया अभी कि IBSE में 21 काउंसिल्स हैं फॉर 21st सेंचुरी। हमारे साथ हम पूरा वन स्टॉप सोल्यूशन ऑफर करना चाह रहे हैं लोगों को, उनकी आइडिएशन स्टेज से लेकर फंडिंग स्टेज तक, ब्रांड बनाने से लेकर ब्रांड लॉन्चिंग तक। किसी को कुछ भी चाहिए वो IBSEA से मिलेगा। आप मेंटोरशिप को सबसे क्रिटिकल फैक्टर मानते हैं। मेंटोरशिप को इफेक्टिव बनाने के लिए आपके नजरिए से क्या ऐसा जरूरी है? अगर आपको एक अच्छा मेंटोर मिल गया तो नो डाउट वो आपको आगे ले जा सकता है, लेकिन मेंटोर सही है या नहीं है, किसी को भी मेंटोर बनाने से पहले आप ये जानें कि वो मेंटोर आपके बिजनेस में कुछ वैल्यू एडिशन कर सकता है या नहीं कर सकता है। अब जैसे मैंने वर्डिंग एक डाली, बिजनेस के एक्सपर्ट से सीखें बिजनेस की बारीकियाँ, तो आप जिसको मेंटोर बना रहे हैं वो एक्चुअल में एक्सपर्ट है या नहीं है। बिजनेस में भी 10 में से 9 स्टार्टअप फेल हो रहे हैं अच्छे मेंटोर ना हो पाने की वजह से। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका द संगम टॉकीज के इस विशेष एपिसोड में, जहां आज हम मिलवाने जा रहे हैं आपको एक ऐसे लीडर से जिनका नाम देश के एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप वर्ल्ड में प्रेरणा का प्रतीक बन चुका है। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर अंशुमान सिंह जी की, जो इंटरनेशनल बिजनेस स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन के चेयरमैन है। उन्होंने अब तक 2.5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स को मेंटोर किया है, 180 प्लस नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स जीते हैं और भारत को विकसित भारत 2047 बनाने के मिशन में जुटे हुए हैं। IBSEA एक संगठन नहीं, एक आंदोलन है जो इनोवेशन, कोलैबोरेशन और एम्पावर्ड एंटरप्रेन्योरशिप के जरिए एक समृद्ध भारत का सपना साकार कर रहा है। तो आइए मिलकर स्वागत करते हैं अंशुमान सिंह जी का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इस कार्यक्रम में। थैंक यू वैष्णवी, थैंक यू। अगर आप भी एक स्टार्टअप फाउंडर हैं या बनना चाहते हैं तो इस एपिसोड को अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। डॉक्टर अंशुमान जी, मैं आपसे सबसे पहला सवाल यही पूछना चाहूंगी कि IBSE की शुरुआत आपने कहां से की? क्या इंस्पायरिंग थॉट आपको मिला? देखिए मैम, आपने सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, आपने परिचय बहुत अच्छा दिया मेरा। और ये IBSE की शुरुआत हमने क्यों की, इसका मिशन एंड विजन क्या है। IBSE ये है क्या कि आज हम बात कर रहे हैं विकसित भारत 2047 की, और ये जो प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत 2047 जो इनिशिएटिव है, जो मिशन है, वो आज सिर्फ उनका मिशन नहीं रहा, ये एक जन आंदोलन बन गया है और हर व्यक्ति इसमें अपने अपने स्तर पर कंट्रीब्यूशन देना चाहता है। जैसे जब हम बात करें, जब राम जी की सेना श्रीलंका जा रही थी, लंका जा रही थी जब, तो हर व्यक्ति वहाँ पर, जब सेतु निर्माण का काम हो रहा तो हर व्यक्ति अपने अपने लेवल पर कंट्रीब्यूट कर रहा था। तो उसमें एक गिलहरी ने भी अपनी भूमिका अदा करी थी। उसको ये लग रहा था कि हालांकि उस गिलहरी की भूमिका बड़ी छोटी थी, लेकिन जब भी हम आज रामायण के बारे में जिक्र करते तो हम इसको स्किप नहीं करते। तो हमारा भी प्रयास यही हुआ। बहुत बड़े बड़े लोग आज विकसित भारत 2047 मुहिम में अपना योगदान दे रहे हैं, लेकिन हम भी इस मुहिम में एक छोटी सी भूमिका IBSE के तौर पर दे रहे हैं। और हमारा प्रयास ये है कि भारत आज उभरता भारत है, नया भारत है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमें एक वैश्विक पहचान मिली है, और ऐसे में हमारा संगठन जो टियर 2 और टियर 3 के लोगों को अपने साथ जोड़ना चाहता है, क्योंकि मैं खुद ही बहुत एक ग्रामीण क्षेत्र से ताल्लुक़ रखता हूँ और वहाँ पर भी बहुत सारा टैलेंट है जो हिडन है। हम चाहते हैं उन लोगों को भी अपने साथ जोड़ें, उनको एम्पावर करें, और जो प्राइम मिनिस्टर का मिशन है वोकल फॉर लोकल एंड लोकल टू ग्लोबल, उनको हम ग्लोबल स्तर पर लेकर जाएं। तो IBSE जब हमने शुरू किया, आज से 1.5 साल पहले हमने इसकी शुरुआत करी। प्रयास ये था कि जो भी हमारे साथ जुड़े उसका नेटवर्क बढ़े, नॉलेज बढ़े और सेल्स बढ़े। मुझे लगता है यही 3 चीज़ें बहुत की पैरामीटर्स हैं। हर चीज़ की जो बुनियाद है वो नेटवर्क, नॉलेज एंड सेल्स ही है। और इसमें 3 चीज़ों की अगर हम ना बात करें, सिर्फ 2 की बात करें वैष्णवी, तो अगर हम बात करें कि अगर हमने किसी का नेटवर्क बढ़ा दिया, नॉलेज बढ़ा दिया, तो सेल्स वो अपने आप कर ले जाएगा। अब लेकिन जब हमने संगठन बनाया तो हर चीज़ का एक पैरामीटर होता है, हर चीज़ का एक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है यहाँ पर हर चीज़ का एक। तो उस कॉन्स्टिट्यूशन को हमने डिफ़ाइन किया कि कैसे लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, किस तरीके से हम उनको एम्पावर करेंगे, जिससे जो भी जुड़े उसको फ़ायदा मिले यहाँ पर।
जी, आपने आईबीएसए को एक मूवमेंट का रूप दिया है। इसे एक संस्था से लेकर एक आंदोलन में बदलने का आपका सफर कैसा रहा? इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, आईबीएसए अगर जो लोग आज इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उनको ये लगता है कि आईबीएसए अंशुमान सिंह चला रहे हैं, तो अंशुमान सिंह नहीं चला रहे हैं। आईबीएसए एक नॉन प्रॉफिटेबल एक सोशियो ऑर्गेनाइजेशन है, सेक्शन 8 रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। हमारी जो कोर टीम है वैष्णवी, इसमें 200 लोग जुड़े हैं हमारे साथ। जो भी लोग इस वीडियो को देखें, अगर वो वेबसाइट हमारी विजिट करते हैं तो उनको एक ऑर्गेनाइजेशनल पिरामिड दिखेगा। हमने अपने साथ 25 एडवाइजर्स को ऑनबोर्ड किया, 100 मेंटोर्स को ऑनबोर्ड किया, 10 इन्वेस्टर्स हैं हमारे साथ और सबसे बड़ी बात है कि हमारे साथ 50 एमओयू पार्टनर्स हैं। आज हमारा एसोसिएशन बहुत पुराना संगठन नहीं है, हम 1.5 साल पुरानी संस्था ही हैं। 1.5 साल का मतलब, मैं हमेशा बोलता हूँ कि 1.5 साल का मतलब मेरे लिए 500 दिन है और इन 500 डेज में हमने एसोसिएशन की नींव को मजबूत करने का काम किया है। तो अभी ये जन आंदोलन बना नहीं है, ये आंदोलन बना नहीं है, लेकिन नींव इसकी हमने मजबूत डाली है। और अगर आप किसी फाउंडेशन की नींव को मजबूत कर देते हैं तो डेफिनेटली उसके ऊपर जो बिल्डिंग बनती है वो बिल्डिंग बहुत मजबूत बनती है। हमने जिन लोगों को अपने साथ जोड़ा है, अगर हम बात करें एडवाइजरी बोर्ड की, क्योंकि हम नए हैं और हमारा हमेशा प्रयास ये रहता है कि अच्छे लोग जुड़े। संगठन का मतलब है, संघ का मतलब ही है कि संगठन, और संगठन में जितने अच्छे लोगों को आप जोड़ते हैं, जितना आप नॉलेज यहाँ पर लेकर आते हैं, क्योंकि आपका प्रयास है कि जो भी नॉलेज आपके पास आ रहा है उसको आप आगे भी लेकर जाना चाहते हैं, लोगों का नॉलेज बढ़ाना भी चाहते हैं। तो एडवाइजरी बोर्ड में 25 एडवाइज़र को हमने जोड़ा। ज़्यादातर एडवाइज़र उसमें या तो भारत सरकार के किसी न किसी मंत्रालय में कार्यरत हैं, या आईएएस ऑफिसर्स हैं, या पद्मश्री लेवल के लोग हैं। तो 25 एडवाइज़र, 100 मेंटोर्स को हमने अपने साथ ऑनबोर्ड किया है। जो 100 मेंटोर्स हैं इनको अगले 5 साल के लिए हमने एम्पावर अपने साथ ऑनबोर्ड किया हुआ है। और इन मेंटोर्स को अगर मैं मेंटोर की जगह सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बोलूँ तो ये वर्ड ज़्यादा फिट बैठता है, क्योंकि जो भी मेंटोर है वो अपनी फील्ड का मास्टर है। ज़्यादातर मेंटोर हमारे लिंक्डइन पर टॉप वॉइस है। और हमारी जो एक लाइन है कि बिजनेस के एक्सपर्ट से सीखें बिजनेस की बारीकियाँ, मतलब हर व्यक्ति का डोमेन अलग है और वो हर स्टार्टअप को कंसल्ट नहीं कर सकता। मान लीजिए आप टेक्नोलॉजी के डोमेन में कुछ काम करना चाहते हैं तो आपका जो मेंटोर हो उसी डोमेन का मास्टर हो। आप अगर नॉन टेक्निकल कुछ करना चाहते हैं तो आपका जो मेंटोर हो वो भी एक नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हो। तो मैंने ये देखा कि भारत में लगभग 1.5 लाख रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं, 1.5 लाख रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं जिनको भारत सरकार आगे एम्पावर कर रही है। एक डिपार्टमेंट है DPIIT, जो पहले DIPP हुआ करता था, सरकार ने एक डिपार्टमेंट बनाया, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, जहाँ पर उन्होंने एक स्टार्टअप की डेफिनेशन रखी और केंद्र सरकार भी उसको लागू कर रही है और राज्य सरकारें भी स्टार्टअप्स को अपने अपने लेवल पर लागू करने का प्रयास कर रही हैं। कई राज्य, जैसे महाराष्ट्र की बात करें, बेंगलोर की बात करें, और कहीं ना कहीं हमारा उत्तर प्रदेश भी आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में काफ़ी तेज़ी से काम कर रहा है। हमने उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करी लास्ट ईयर योगी जी के नेतृत्व में, और अभी कुछ दिन बाद ही यहाँ नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो होने जा रहा है। तो अलग अलग सरकारें अपने अपने लेवल पर काम कर रही है और हम, क्योंकि आईबीएसई जो कम्युनिटी ऑफ स्ट्रेटेजिक पॉलिसी स्टेक होल्डर्स, स्टार्टअप इकोसिस्टम इनेबलर्स एंड सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स, तो हम एक कम्युनिटी है। हमारा प्रयास ये है कि सरकार की जो भी योजना है, नो डाउट सरकार बहुत कुछ कर रही है, तभी आज 1.5 लाख रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं। एमएसएमईज़ की अगर हम बात करें तो लगभग भारत में 6.5 CR एमएसएमईज़ हैं, 6.5 करोड़ एमएसएमईज़ हैं जिनको देश के अर्थतंत्र की रीढ़ की हड्डी के तौर पर जाना जाता है। बिना एमएसएमईज़ के उत्थान के, बिना स्टार्टअप्स के उत्थान के आप विकसित भारत 2047 का सपना नहीं पूरा कर सकते। और इस मुहिम में आईबीएसई एक छोटा सा अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है देश के विकास की इस यात्रा में। जी, डॉक्टर अंशुमान जी, मेरा अगला सवाल ये होगा कि आईबीएसई के जरिए आपने 21st सेंचुरी के लिए 21 काउंसिल शुरू की है, इनका क्या मकसद रहा है वो जरा बताइए। 21 काउंसिल्स फॉर 21st सेंचुरी, ये अपने आप में एक अच्छा इनिशिएटिव है हमारा। आईबीएसई में जो हमारी पहली काउंसिल है उसका नाम है डिफेंस, एरोस्पेस, एविएशन एंड रेलवेज। दूसरी काउंसिल है टेक्नोलॉजी एंड साइबर सिक्योरिटी। तीसरी काउंसिल का नाम है वुमेन एम्पावरमेंट, हॉलिस्टिक हेल्थ केयर। एमएसएमईज़ की अलग काउंसिल है, स्टार्टअप्स की अलग काउंसिल है, एनजीओज़ की अलग काउंसिल है, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, लीगल एंड आर्बिट्रेशन, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। एक हमने काउंसिल बनाई है मैडम, उसमें मोटिवेशनल स्पीकर एंड इन्फ्लुएंसर्स की। एक हमने काउंसिल बनाई है एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी, ग्लोबल पीस एंड हार्मोनी, हेरिटेज एंड कल्चर। तो हमारा प्रयास ये है कि जो भी व्यक्ति जिस डोमेन में काम कर रहा है वो अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपनी चॉइस के हिसाब से अपनी काउंसिल का हिस्सा बने, जहाँ पर उसको लाइक माइंडेड लोग मिलें। जैसे मान लो आप कोई किसान है
तो किसान को टेक्नोलॉजी की काउंसिल से जुड़ने का कोई मतलब नहीं है, उसको वहाँ समझ नहीं आएगा कुछ। तो किसान अपना एग्रीकल्चर विंग से जुड़े। कोई अगर एडवोकेट हमारे साथ जुड़ना चाहता है तो हमारे लीगल विंग से जुड़े। तो इसको मैं, आपका जो सवाल है उसको मैं ऐसे बताऊंगा कि IBSE इज ए ट्री जिसमें 21 अलग अलग ब्रांचेस हैं और हर ब्रांच से जुड़ने का एक तरीका है और वहां पर आपको लाइक माइंडेड लोग मिलेंगे। तो 21 काउंसिल्स फॉर 21st सेंचुरी, जहां पर लाइक माइंडेड लोग मिलेंगे, आप वहां पर जुड़े हमारे साथ में, आपका नेटवर्क बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगा और सबसे बड़ी बात कि आपकी सेल्स भी बढ़ेगी। डॉक्टर अंशुमान जी, आपने विकसित भारत की बात की, तो मैं पूछना चाहूंगी विकसित भारत 2047 का विजन क्या है और IBSE उसमें कैसे योगदान दे रहा है? जैसे मैंने आपको पहले सवालों में भी जवाब दिया कि IBSE प्रधानमंत्री के इस इनिशिएटिव में एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर, एक सोशियो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर जुड़ा हुआ है। और न सिर्फ IBSE बल्कि IBSE से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति इस मुहिम में जुड़ा हुआ है। हमारा गोल ही है कि हम इस सपने को कैसे साकार करें और इस देश को पुनः कैसे हम सशक्त बनाएं, समृद्ध बनाएं और युवाओं को कैसे हम आत्मनिर्भर बनाएं। तो मैंने आपको बताया भी कि IBSE में 21 काउंसिल्स हैं फॉर 21st सेंचुरी। हमारे साथ हम पूरा वन स्टॉप सोल्यूशन ऑफर करना चाह रहे हैं लोगों को, उनकी आइडिएशन स्टेज से लेकर फंडिंग स्टेज तक, ब्रांड बनाने से लेकर ब्रांड लॉन्चिंग तक। किसी को कुछ भी चाहिए वो IBSE से मिलेगा। और भारत में जब हम बात करते हैं स्टार्टअप्स की, स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात करते हैं, तो यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि 10 में से 9 स्टार्टअप फेल हो जाते हैं। जब आप गूगल करेंगे तो आपको दिखेगा कि एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट फॉर एवरीवन, सबके लिए नहीं है। उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये है कि यहाँ पर आपको 24/7 काम करना पड़ता है। और जब मैं कॉलेजेस में जाता हूँ, मैंने आपको बताया कि मेरा बैकग्राउंड रहा कि मैंने लगभग 185 कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ विजिट किए, 2.5 लाख बच्चों से मैंने बात करी। तो मैं हमेशा उनसे यही बोलता हूँ कि यहाँ पर आपको 24/7 काम करना पड़ता है स्टार्टअप इंडस्ट्री में। बहुत बड़ी बात यह है कि आपको बहुत साल तक फ्री में भी काम करना पड़ सकता है। हो सकता है कि आपको पैसे ना मिले, अगर आपके अंदर वो पैसन है। तो मैं हमेशा बच्चों से यही बोलता हूँ कि आपको 3P फॉलो करना पड़ेगा अगर आप स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं। पैसन, पर्पज और प्रॉफिट भी देखना पड़ेगा। अगर आप तीनों P को साथ में लेकर चलेंगे तभी आपका स्टार्टअप आगे बढ़ेगा। तो आज IBSE का उद्देश्य है कि जो दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्र हैं, अगर वहाँ पर कोई महिला अचार पापड़ बना रही है, वहाँ पर कोई किसान अच्छी पैदावार कर रहा है, तो उसको हम एम्पावर करें, उसको हम नई पहचान दिलाएं। आप देखते होंगे अभी जैसे मैं देख रहा था 3-4 दिन पहले न्यूज़ में, अभी सब जगह आम महोत्सव किया जाता है, मैंगो फेस्टिवल अंग्रेजी में बोलते हैं उसको। तो मैंगो फेस्टिवल का उद्देश्य यही है कि हमें आम की प्रजातियों को दिखाना है, राइट। तो हम भी चाहते हैं कि हमारे जो किसान हैं उनको भी एक नई पहचान मिले। अगर कोई महिला गाँव में उद्यमी है, वो किसी भी लेवल पर, जरूरी नहीं कि आप एक बड़ा बिजनेस कर रहे हो, जो बड़ा बिजनेस कर रहे हैं वो ऑलरेडी हाईलाइटेड है, लेकिन अगर आप छोटी सी जगह में बैठकर 5 लोगों को रोजगार दे रहे हो तो आप भी नेशन बिल्डिंग में कंट्रीब्यूट कर रहे हो। और मुझे लगता है कि IBSE के जरिए उन सभी लोगों को पहचान मिलनी चाहिए जो राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। IBSE द्वारा साइन किए गए 50+ माउस का इम्पैक्ट आपने कैसे महसूस किया, इस बारे में हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। ये जो 50+ MOUs हमने किए हैं, MOUs का मतलब है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जब हम बात कर रहे हैं मैम कि वन स्टॉप सोल्यूशन हमको देना है, IBSE से जो भी जुड़े उसको फायदा मिले, भाई संगठन इसीलिए बना है कि जो हमारे साथ जुड़े उसको फायदा मिले। तो वन स्टॉप सोल्यूशन ब्रांड बनाने से लेकर ब्रांड लॉन्चिंग तक ये अकेले दे पाना पॉसिबल नहीं है, इसके लिए बहुत सारे लोगों के सहयोग की जरूरत है। तो मैंने ये देखा कि बहुत सारे लोग ऑलरेडी इस डोमेन में काम कर रहे हैं। मान लीजिए जैसे कोई वेब डेवलपर है, वेबसाइट डिज़ाइन करने का काम कर रहा है, तो हमने उसके साथ एक प्रस्ताव रखा कि आइए हम मिलकर काम करते हैं, आइए भारत को एक कोलेब्रेशन के साथ हम काम करें और भारत को फिर आगे लेकर जाए। तो हमने ये देखा कि जो हमारी 21 काउंसिल्स हैं, अगर कोई व्यक्ति इन डोमेन्स में काम कर रहा है, या हमने ये भी देखा कि अगर किसी का मिशन एंड विजन हमारे मिशन एंड विजन से मिल रहा है, तो उसको हमने एक प्रस्ताव दिया कि एक नॉन ट्रांजैक्शनल MOU करते हैं, जहाँ पर हम पैसे की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे वैल्यू एडिशन की। तो ये 50 MOU पार्टनर्स हमारे हैं जिनके साथ हमने कोलेब्रेशन किया और इसका सीधा फायदा हमारे मेंबर्स को मिल रहा है। फॉर एग्जांपल आज हम यहाँ पर संगम टीवी चैनल पर बैठे हुए हैं। ये संगम टीवी चैनल पिछले 10 सालों से लोगों को नई पहचान दिला रहा है। अब संगम टीवी चैनल के साथ मान लीजिए IBSE का कोलेब्रेशन हो, तो ये MOU जो होगा
ये हमारे से जुड़े हुए मेंबर्स को फ़ायदा देगा, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि न सिर्फ अंशुमान को यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म मिले, बल्कि जो हमारे साथ जुड़ा हुआ हर व्यक्ति है, अगर उसको नई पहचान चाहिए तो उसके लिए संगम एक ब्रांड बिल्डर के तौर पर काम करे। तो पिछले साल हमने आईफेवा के साथ एमओयू किया, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल एसोसिएशन। वो लोग ईवी में अच्छा काम करते हैं। मान लीजिए कल को कोई हमारा मेंबर आएगा, वो ईवी में कुछ करना चाहता है, आईफेवा मदद करेगा। अमिटी यूनिवर्सिटी हमारा एमओयू पार्टनर है, गियाका कैपिटल हमारा एमओयू पार्टनर है, वेंचर वुल्फ हमारा एमओयू पार्टनर है। न सिर्फ नेशनल बल्कि हमने कई सारे इंटरनेशनल एमओयू साइन किए। हमने लीगल सलाह ग्लोबल के साथ एक एमओयू साइन किया। लीगल सलाह ग्लोबल का काम है आपकी कंपनी को दुबई में सेटअप कराना, दुबई की सराउंडिंग कंट्रीज में सेटअप कराना। तो कल को अगर हमारा कोई मेंबर अलग दूसरे कंट्री में जाकर बाइलेटरल ट्रेड करना चाहता है, अपने व्यापार को क्रॉस बॉर्डर ले जाना चाहता है, तो वहां पर ये एमओयू पार्टनर हमारे लिए सहयोगी के तौर पर काम करेंगे। तो ये एक कोलैबोरेशन है मिलकर काम करने का और लोगों को सशक्त बनाने का। आप मेंटोरशिप को सबसे क्रिटिकल फैक्टर मानते हैं। मेंटोरशिप को इफेक्टिव बनाने के लिए आपके नज़रिए से क्या ऐसा ज़रूरी है? वैष्णवी, आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है। मेंटोरशिप मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी चीज़ है कि स्टार्टअप की जर्नी में अगर आपको एक अच्छा मेंटोर मिल गया तो नो डाउट वो आपको आगे ले जा सकता है। लेकिन मेंटोर सही है या नहीं है, उस किसी को भी मेंटोर बनाने से पहले आप ये जानें कि वो मेंटोर आपके बिजनेस में कुछ वैल्यू एडिशन कर सकता है या नहीं कर सकता है। अब जैसे मैंने वर्डिंग एक डाली, बिजनेस के एक्सपर्ट से सीखें बिजनेस की बारीकियाँ, तो आप जिसको मेंटोर बना रहे हैं वो एक्चुअल में एक्सपर्ट है या नहीं है। और दूसरी चीज़, मेंटोर, क्योंकि मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि मैं जनपद उन्नाव उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा ज़िला है, मैं वहाँ से आया और हमारे यहाँ पर कोई गाइड करने वाला नहीं था। आप जब 12th तक पढ़ गए तो आपको पता ही नहीं था आगे करना क्या है। तो बड़ी सारी चैलेंजेस आते हैं एक मेंटोर ना हो पाने की वजह से। मैंने भी जैसे 12th पास किया, तो 12th पास करने के बाद फिर मैंने बीएससी में एडमिशन लिया। 1 साल हमने काफ़ी प्रयास किया, फिर किसी ने ये बोला कि बीएससी से कुछ होता नहीं है, आप एक काम करो, आप कानपुर जाओ और कानपुर में आप आईएएस पीसीएस की कोचिंग कर लो। 12th में मेरे मार्क्स अच्छे आए थे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ मेरी बहुत अच्छी थी। फिजिक्स मेरी मतलब इतनी अच्छी थी कि आई गॉट 99 मार्क्स आउट ऑफ 100 इन यूपी बोर्ड एग्ज़ाम। तो लोगों ने ये सजेस्ट किया कि आपका माइंड अच्छा है, आप आईएएस पीसीएस की तैयारी करो। तो मैंने बीएससी ड्रॉप कर दी फर्स्ट ईयर और फिर मैं आ गया कानपुर, क्योंकि कानपुर को कोचिंग हब माना जाता है। और वहाँ पर जब मैं आया तो फिर मैंने 2 दिन आईएएस पीसीएस की क्लास ली, अटेंड करी। फिर किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि आईएएस पीसीएस जनरल कैटेगरी के लिए बड़ा टफ होता है, बहुत समय लगेगा, कई बार अटेम्प्ट आपको देने पड़ेंगे, आप एक काम करो, आप आईआईटी की तैयारी करो। तो उसमें होता क्या है कि मैम इसमें मेरा 2 साल टाइम वेस्ट हुआ। एक सही मेंटोर ना हो पाने की वजह से आपको ऐसे, ये तो मैंने आपको रियल लाइफ का एक चैलेंज बताया। बिजनेस में भी 10 में से 9 स्टार्टअप्स फेल हो रहे हैं अच्छे मेंटोर ना हो पाने की वजह से। इसीलिए आईबीएससी ने क्या किया है, 100 मेंटोर्स को अपने साथ ऑनबोर्ड किया है और 5 साल के लिए ऑनबोर्ड किया है। हमारे पास देश के जो टॉप मेंटोर्स हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम भी प्रयास ये कर रहे हैं कि हम आपका व्यापार आगे बढ़ा पाएँ, आपको हम वो मेंटोर दे पाएँ जो एक्चुअल में वैल्यू एडिशन का काम करें। जी, आपकी टीम में 100+ मेंटोर्स और 25 एडवाइजर्स हैं। इनका सिलेक्शन कैसे होता है, क्या प्रोसेस होता है? मैम, मेरे एसोसिएशन की जो टैगलाइन है वो है बिजनेस के एक्सपर्ट से सीखें बिजनेस की बारीकियाँ। एक मेंटोर आपके व्यापार को आगे ले जाने में काफ़ी मदद कर सकता है। आपको आपके अंदर जो पोटेंशियल है उसको परफॉर्मेंस में कन्वर्ट करने में आपकी मदद कर सकता है। देखिए, पोटेंशियल तो आपके अंदर है ही, तभी आप स्टार्टअप शुरू कर रहे हो, बिजनेस शुरू कर रहे हो। लेकिन उस पोटेंशियल को परफॉर्मेंस में कैसे बदला जाए, ये काम है मेंटोर का। वो आपको सही रास्ता दिखाएगा, वो आपसे बोलेगा कि आप अपने बिजनेस को रिविजिट करो, रिवाइज करो, रीएनालिसिस करो, कहाँ कहाँ पर दिक्कत आ रही, बिजनेस मॉडल में क्या दिक्कत है। वो आपको सिर्फ अच्छा नहीं बोलेगा, वो आपको ये भी बताएगा कि कहाँ पर सुधार करने की आवश्यकता है। और एक अच्छा मेंटोर होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है और उस मेंटोर की कुछ एक्सपर्टीज़ हो जो आपके बिजनेस में वैल्यू एडिशन करें। इसको मैं ऐसे एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ। हनुमान जी के अंदर बहुत बड़ा पोटेंशियल था, लेकिन था क्या कि उनको कुछ याद नहीं था। तो जब समुद्र के उस तरफ जाने की बारी आई तो सब लोग हनुमान जी को याद दिला रहे थे और उस टाइम जामवंत जी जो भालू थे, उन्होंने एक लाइन बोली कि का चुप साधि रहा बलवाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। तो जब उन्होंने ये बोला तो हनुमान जी को उनकी शक्ति का एहसास हुआ। तो एक मेंटोर का काम यही है, वो आपसे बोलता है का चुप साधि रहा बलवाना,
आपके अंदर सब कुछ, आप क्यों नहीं कर सकते, आप कर सकते हो। और वहाँ पर फिर आप अपने पोटेंशियल को परफॉर्मेंस में बदलते हो, और लोगों ने बदल कर भी दिखाया, और बहुत सारे लोग अपने व्यापार में, अपने बिजनेस की ग्रोथ में मेंटोर को क्रेडिट देते हैं। तो IBSE में भी जो हमारे साथ 100 मेंटोर जुड़े हैं, वो हमने उनको कई, एक प्रोसेस है हमारा, हम उनसे बोलते हैं कि आप मेंटोर तभी बन सकते हैं जब आपको 5 साल का अनुभव हो अपनी फील्ड का। इन 100 मेंटोर्स को हम 100 सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स के तौर पर काउंट कर रहे हैं। ये अलग अलग फील्ड के मास्टर हैं, लिंक्डइन पर टॉप वॉइस है, इन्होंने काफ़ी काम किया है, अनुभव है। अब जैसे हमारे साथ कई नाम जुड़े हुए हैं, आप जब वेबसाइट पर देखेंगे मेंटोर, तो पहला कंडीशन, पहला क्राइटेरिया जो है मेंटोर का, वो ये है कि आपको 5 साल का अनुभव होना चाहिए। दूसरा ये है कि आपको पैसा तो बनाना है मेंटोर के तौर पर, लेकिन क्योंकि जब आप IBSE के साथ जुड़ रहे हैं तो आप विकसित भारत 2047 मुहिम में कंट्रीब्यूट भी करना चाहते हैं, तो कुछ आपको चैरिटेबल काम भी इधर करना पड़ेगा। कुछ जो बच्चे हैं राइजिंग एंटरप्रेन्योर, जिनके पास पैसा नहीं है, तो उनको भी आपको मेंटोरिंग करनी पड़ेगी, उनको आगे बढ़ाना पड़ेगा। एडवाइजर्स का सिलेक्शन हम ऐसे ही करते हैं कि जो भी एडवाइजरी बोर्ड में जुड़ना चाहता है, अब जैसे हमारे स्ट्रैटेजिक एडवाइजर हैं लेफ्टिनेंट जनरल AB सिवाने, लेफ्टिनेंट जनरल SK गडोक साहब हमारे साथ एडवाइजरी में जुड़े हुए हैं, हमारे साथ IAS डॉक्टर हीरालाल जी एडवाइजरी में जुड़े हुए हैं, हमारे साथ साइंटिस्ट आनंद कपूर जी एडवाइजरी में जुड़े हैं, जिनको 2 बार DRDO ने बेस्ट साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया। हमारे साथ तमाम ऐसे दिग्गज लोग अलग अलग मंत्रालय के जो डायरेक्टर लेवल पर हैं वो जुड़े हुए हैं। तो एडवाइज़र का जो क्राइटेरिया है वो ये है, या तो आप फौज में लेफ्टिनेंट जनरल लेवल के हैं तो आपका IBSE एज एडवाइज़र स्वागत करता है। अगर आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी चला रहे हैं, तो अगर आप वहाँ पर चांसलर लेवल के हैं तो आप एज एडवाइज़र हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप एक IAS ऑफिसर हैं या जो है किसी भी डिपार्टमेंट में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो आपका हम एज एडवाइज़र आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमने कई सारे पद्मश्री लोगों को अपने साथ एज एडवाइज़र रखा है। पद्मश्री का मतलब है ये सर्वोच्च अवार्ड है जो भारत सरकार आपके काम को देख कर देती है। 2 पद्मश्री हमारे साथ जुड़े हैं, पद्मश्री चंद्रशेखर सिंह जी जो इलाहाबाद से हैं, और पद्मश्री कंवल सिंह चौहान जो आपके हरियाणा से हैं। दोनों को हमने अपने साथ एसोसिएशन में एज एडवाइजरी बोर्ड मेंबर ले रखा है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आपको लगता है कि आप एडवाइजरी बोर्ड में आकर कुछ वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि IBSE आज एक सिर्फ संस्था नहीं है, आज हम 10 राज्यों में हमारी प्रेजेंस है, 2000 से ज़्यादा हमारे मेंबर्स हैं, न सिर्फ नेशनली बल्कि ग्लोबली भी हम 3 कंट्रीज़ में एक्टिव हैं, दुबई, कनाडा और श्रीलंका। तो अगर आपको लगता है कि आप एडवाइज़र बन के कुछ अपने, एडवाइज़र का मतलब है सलाहकार, अगर आप अपनी सलाह से कुछ पॉलिसी रिफॉर्म करने में हमारी मदद कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि गवर्नमेंट की योजनाओं को कैसे हर ज़रूरतमंद तक ले जाया जाए, अगर उसमें आपकी एडवाइजरी काम आ सकती है तो मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि IBSE में जुड़ने वाले स्टार्टअप्स को क्या इमीडिएट बेनिफिट्स मिलता है, जैसे वो जुड़े और उनको फिर तुरंत बेनिफिट्स मिल गए? मैम, सबसे बड़ी बात यह है कि आज जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, ऐसे में नेटवर्किंग एक बहुत बड़ा की एसेट है आपके व्यापार के लिए। जी। आप सोशल मीडिया के सहारे 100% नहीं रह सकते, आपकी फिजिकल प्रेजेंस भी जरूरी है। मैं ये नहीं कहता कि सोशल मीडिया गलत है, सोशल मीडिया भी उतना ही जरूरी है जितना फिजिकल प्रेजेंस जरूरी है। और ऐसे में जब आप स्टार्टअप होते हो तो आपको एक मंच की ज़रूरत पड़ती है, और बहुत सारे लोग आपको जल्दी मंच नहीं देते। हर आदमी चाहता है आप आगे बढ़ो, लेकिन हर आदमी ये भी चाहता है कि आप उससे आगे ना बढ़ो। तो हमारा प्रयास ये रहता है कि जो भी स्टार्टअप्स हैं उनको उनकी इनिशियल डेज में हम एक प्लेटफॉर्म दें जहाँ पर उनकी हम ग्रूमिंग कर सकें। आप अगर किसी स्टार्टअप से अभी पूछेंगे कि भाई आपको क्या चाहिए, तो वो बोलता है कि सर मुझे फंडिंग चाहिए। पहला सवाल उनका होता है फंडिंग चाहिए। आपने अगला सवाल पूछा कि कितने पैसे की ज़रूरत है, तो उसने बोला कि मैम ना 5 करोड़ रुपए दिला दो आप। आपने तीसरा सवाल पूछा कि आप 5 करोड़ का करोगे क्या, वो वहाँ पर जवाब नहीं दे पाएगा आपको, वो आप उसके पास बिजनेस मॉडल ही नहीं है। मैं हमेशा स्टार्टअप से बोलता हूँ कि अगर आपको 5 करोड़ की ज़रूरत है तो इन्वेस्टर आपको 5 करोड़ आपके व्यापार में दे रहा है, आपके पर्सनल खर्चों के लिए नहीं दे रहा है। आप इन्वेस्टर के पैसे से आप घर नहीं बना सकते, आप गाड़ी नहीं ले सकते, आप आईफोन नहीं ले सकते। मैं हमेशा बोलता हूँ कि यहाँ पर जो आजकल की जो जनरेशन है उसमें एक बड़ा रियल एंटरप्रेन्योर वर्सेस फेक एंटरप्रेन्योर चल रहा है। हर आदमी अपने नाम के आगे आज फाउंडर एंड CEO लगाना चाहता है, और ये लोग फिर जो शौक में एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं वो फिर बोलते हैं कि स्टार्टअप हम चला नहीं पाए या हमारा स्टार्टअप फेल हो गया। क्योंकि स्टार्टअप जब आप चलाते हो, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि स्टार्टअप का मतलब है कि आपके अंदर कैपेबिलिटी, आपके अंदर क्लियरिटी और आपके अंदर करेज होना चाहिए। 3C की मैं बात कर रहा हूँ। जिसके अंदर भी क्लियरिटी है, कैपेबिलिटी है और वो करेज उसके पास है, तो अपना स्टार्टअप चला ले जाएगा। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स मिलते हैं उनको क्लियरिटी ही नहीं है,
क्लियरिटी है तो कैपेबिलिटी नहीं है, कैपेबिलिटी है तो करेज नहीं है। ये तीनों सी अगर आपको मिल गई, और जो थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि अगर आपको 3C के साथ 3P का कॉम्बिनेशन हो गया, पैशन, पर्पज और प्रॉफिट आपको यहाँ से मिल गया बिजनेस में, तो फिर आप अपना स्टार्टअप चला ले जाएंगे। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर है जो तीसरे वाले पी पर फोकस नहीं कर पाते, उनके अंदर पैशन तो होता है, पर्पज तो होता है, लेकिन प्रॉफिट नहीं बना पाते, तो ज़्यादा दिन लॉन्ग टर्म सस्टेन नहीं रह पाते। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देख रहे हैं इस वीडियो को, तो मैं बताना चाहूँगा, मान लीजिए आपको गिटार बजाना बहुत अच्छा आता है, पैशन है आपका, आप गिटार बजा रहे हो, मान लो आपने उसको किसी पर्पज से जोड़ दिया, आपने कहा कि हमारा ये पर्पज है, हमारी वाइफ को अच्छा लगता है इसलिए मैं गिटार बजा रहा हूँ, तो ये पर्पज हो गया आपका। लेकिन अगर गिटार बजाने से पैसे नहीं आ रहे हैं, तो प्रॉफिट नहीं आएगा वहाँ से, तो आप उसको गिटार को बजाने को आप एक स्टार्टअप नहीं बोल सकते, आप उसको एक बिजनेस नहीं बोल सकते, वो लॉन्ग टर्म सस्टेन नहीं हो पाएगा। पैशन पर्पज के साथ जब प्रॉफिट आएगा, आपने दुकान सुबह खोली अपनी और शाम तक दुकान पर बैठे रहे, दुकान पर जो एक गुल्लक रखी होती, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखता हूँ, दुकान पर जो गुल्लक आपकी रखी होती, सुबह से शाम तक जब आप दुकान पर बैठो तो उसमें गुल्लक में कुछ पैसा आए। आज गुल्लक पेटीएम हो गया आपका, तो पेटीएम में कुछ पैसा आए तभी आपका धंधा चलेगा, अदरवाइज क्या लॉन्ग टर्म सस्टेन नहीं कर पाओगे आप। एम्प्लॉयज़ रखे हैं आपने, आपको उनको सैलरी देनी है, बहुत सारे एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं, आपको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है आपका, आपको कंप्लायंसेस फाइल करने हैं, आपको ऑडिटिंग करानी है कंपनी की, तो ये सारी चीज़ें एक स्टार्टअप की ज़रूरत होती हैं, और वहाँ पर आप स्किप नहीं कर सकते। जब आप स्टार्टअप करते हो तो आपको हर एक छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रखना होता है, पर्सनल ब्रांडिंग पर भी आपको ध्यान रखना होगा। अदरवाइज़ क्या है कि मार्केट में तेज़ी से चीज़ें बढ़ रही हैं, अगर आप अपने को अपग्रेड नहीं कर पाओगे। आप देखो मैडम, आईफोन जैसा ब्रांड है, वो हर साल अपग्रेड करता है खुद को, जब इतनी बड़ी कंपनी है। आप देखो टाटा हर साल नई गाड़ी का वेरिएंट निकालती है, तो आप भी जब अपना बिजनेस शुरू करोगे तो आपको नए चीज़ों को अडॉप्ट करना पड़ेगा, अगर मार्केट में आपको सस्टेन करना है, अदरवाइज आप पीछे रह जाओगे। अच्छा, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप काउंसिल, ग्रीन स्टार्टअप जैसे ये इनिशिएटिव्स का ग्राउंड लेवल इम्पैक्ट क्या रहा है? मैम, महिला सशक्तिकरण बहुत आवश्यक है, और आज अगर देखा जाए तो महिलाओं की हर जगह सहभागिता दिख रही है। अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो उसमें 2 महिलाओं ने, उनकी लीडरशिप में हुआ। जब भी आप बड़ी चीज़ों की बात करते तो वहाँ पर आज महिलाएं हमारे पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चल रही हैं, और सरकार का भी प्रयास यही है कि महिलाओं का भी एम्पावरमेंट हो। इसलिए गवर्नमेंट ने कई सारी ऐसी योजनाएं बनाई है जो स्पेशली उन्होंने वुमेन्स के लिए बनाई है। वहाँ पर अगर वुमेन लीडरशिप करती है, डायरेक्टर लेवल पर आती है, तो गवर्नमेंट बड़ी सब्सिडी दे रही है। तो हमारे एसोसिएशन का भी प्रयास है कि 21 काउंसिल में हमने एक डेडिकेटेड काउंसिल बनाई है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड, और उन पर हम स्पेशली ध्यान दे रहे हैं। और हर साल हमारे संगठन 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाता है, और उस दिन हम सशक्त नारी और समृद्ध भारत नाम से एक हमारा अवार्ड है, सशक्त नारी समृद्ध भारत सम्मान। तो हमारे इनिशिएटिव में, हमारे इस एसोसिएशन में जितनी भी महिलाएं हमारे साथ जुड़ी होती हैं, सबको हम 8 मार्च को ऑनर करते हैं। ऑनर हम सिर्फ इसलिए करते हैं कि आज अगर वो हैं तो हम हैं, अगर सी है तो ही है, सी के अंदर ही है, अगर वुमेन है तो उसके अंदर मैन है। तो वहाँ पर वुमेन को एम्पावर करना बड़ा एक जरूरी विषय है, और सब लोग कर भी रहे हैं। आप कुछ अपनी सक्सेस केस स्टडीज या इंस्पायरिंग जर्नी के बारे में थोड़ा बताइए। सक्सेस केस स्टडी में अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे हमारे कुछ मेंबर्स हैं, जैसे मैं बात करूं, अभी एस्पायर किंगडम एक कंपनी है, वो लोग रियल एस्टेट में अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे एसोसिएशन में अभिषेक कटियार जी जुड़े हैं, तो उनकी कंपनी रियल एस्टेट में अच्छा काम करती है। वो हमारे साथ IBSC में जब जुड़े तो उनको और लाइक माइंडेड लोगों से मिलने का मौका मिला, नेटवर्किंग करने का मौका मिला, और आज वो अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारी केस स्टडीज़ हैं। कॉलेजेस में हम गए, बच्चे को पता चला तो वो उसने हमारे साथ हैंडशेक किया, फिर धीरे धीरे कर उसके पास स्टार्टअप आइडिया आया। बहुत सारे बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर क्या करें, कैसे करें, तो हम उनको एक पूरा ट्रैक दिखाने का काम करते हैं। अंशुमान जी, मैं जानना चाहूँगी कि IBSC का ग्लोबल विजन क्या है और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन का आप इसको कैसे देखते हैं? मैम, ग्लोबल विजन था इसलिए हमने इसका नाम IBSC रखा। आई का मतलब इंटरनेशनल है जी, और इंटरनेशनल से ही हमारी शुरुआत है। अच्छा, इसमें विजन और मिशन की अगर आपने बात मुझसे पूछी तो अभी भारत के अलावा 195 कंट्रीज़ हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि वो भारत में अपने व्यापार को लेकर आए, और हर कंट्री चाहती है कि वो अपने व्यापार को इंडिया की मार्केट में पेनिट्रेट करें। यहाँ पर उनको पोटेंशियल ज़्यादा दिखता है। यहाँ पर जो लोग हैं वो थोड़ा मेहनती हैं, स्मार्ट वर्कर भी हैं, हार्ड वर्कर तो हैं ही, स्मार्ट वर्कर भी हैं, और एक सबसे बड़ी आबादी वाला देश हमारा है। चाइना को हमने पीछे कर दिया है, तो उनको लगता है अगर हम इंडियन मार्केट में गए तो यहाँ पर हमारा धंधा अच्छा चलेगा। अब IBSC का प्रयास ये है कि अगर कोई ग्लोबल
ऑर्गेनाइजेशन है किसी अलग कंट्री से इंडिया में आती है, तो आईबीएससी इंडियन मार्केट में ले जाने में उनको पूरा सपोर्ट करेगा, उनके व्यापार को इंडिया में एक्सपैंड करने में उनकी मदद करेगा। और न सिर्फ उनके व्यापार को हम इंडिया में एक्सपैंड करेंगे, बल्कि जो हमारे मेंबर हैं अगर वो भी ग्लोबली जाना चाहते हैं तो उनके लिए भी हमने कई सारे ग्लोबल एमओयू कर रखे, जिससे चीज़ें आज भारत न सिर्फ इंपोर्ट करे बल्कि हम कुछ चीज़ों को एक्सपोर्ट भी करें। और प्राइम मिनिस्टर का भी मेन यही टारगेट है कि वोकल फॉर लोकल एंड लोकल टू ग्लोबल, जिससे हम उनकी चीज़ों को ग्लोबल लेवल पर लेकर जा पाएँ। गवर्नमेंट ने कई सारी चीज़ें पॉलिसीज़ को रिफॉर्म किया है। आज कई सारे ऐसे देश हैं जो यूपीआईज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस की सुविधाएं वहाँ पर दी गई। अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जीसीसी की पॉलिसी लॉन्च करी है। जितने भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि जितने भी गवर्नमेंट के इवेंट्स होते हैं, या मैं बोल सकता हूं कि जितने भी इन्वेस्टर समिट्स होते हैं, वहां पर आईबीएससी कहीं ना कहीं जुड़ता है। तो अभी उत्तर प्रदेश ने जीसीसी की पॉलिसी लॉन्च करी, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स की पॉलिसी लॉन्च करी। मैं उस इवेंट में था, तो वहां पर गवर्नमेंट पूरी तरीके से, उत्तर प्रदेश सरकार खास करके, क्योंकि पूरे देश में जीसीसी की पॉलिसी लॉन्च करने वाला ये पहला स्टेट हमारा उत्तर प्रदेश है, और गवर्नमेंट का प्रयास है कि तमाम ग्लोबल कंपनीज यहाँ पर आएँ, क्योंकि ग्लोबल कंपनी के आने से मार्केट में बहुत सारा जो है रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होते हैं। और मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर हमें भारत को विकसित बनाना है तो हमें रोजगार के नए अवसरों का सृजन करना होगा, लोगों को रोजगार से जोड़ना होगा। जितने लोग रोजगार से जुड़ेंगे भारत अपने आप विकसित होता चला जाएगा। तो हमारा भी प्रयास यही है कि ग्लोबल लेवल पर हम अपने मेंबर्स को लेकर जा पाएं, और जो 195 अलग कंट्रीज हैं वो अगर इंडिया में आना चाहती तो उनको भी हम पूरा इंडियन मार्केट में ले जाने में उनकी पूरी मदद कर पाएं। आज की दुनिया में पॉलिसी एडवोकेसी की कितनी ज़रूरत है और आईबीएससी इसमें कैसे ब्रिज बना रहा है? पॉलिसी मैम, देखिए, समय समय पर पॉलिसी का रिफॉर्म होना बहुत ज़रूरी है। आज अगर हम और आप आमने सामने बैठकर बात कर रहे हैं, तो थोड़े दिन पहले इसमें कोई पॉलिसी नहीं थी, लेकिन अभी कुछ क्रिएटर्स आए, उन्होंने मान लीजिए कुछ भी पोस्ट कर दिया, तो धीरे धीरे गवर्नमेंट ने इसको संज्ञान में लिया कि आज इस पर भी पॉलिसी आनी चाहिए। आप ऐसा नहीं, आप एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं, ऐसा नहीं आप कुछ भी बोल दें। तो गवर्नमेंट क्या करती है, समय समय पर अपनी पॉलिसीज़ को रिविजिट करती है, रिवाइज करती है, री एनालिसिस करती है, और समय को देखते हुए फिर वो पॉलिसी रिफॉर्म करती है। हो सकता है आज जो नियम है वो हो सकता है आज से 5 साल पहले ना हो, या हो सकता है जो आज चल रहा है वो 5 साल बाद ना रहे। तो गवर्नमेंट समय समय पर लोगों से फीडबैक लेती है और उसको इम्प्लीमेंटेशन करती है। अब हम जैसे लोग जो है, जो हमारी संस्था या और भी जो संस्थाएं हैं, उन पॉलिसीज़ को कैसे हर एक ज़रूरतमंद तक लेकर जा पाएँ, क्योंकि आज भी भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो थोड़ा सा अशिक्षित हैं, जहाँ पर उनको अभी पता नहीं है कि वो टेक्नोलॉजी से नहीं जुड़े हुए हैं, उनको नहीं पता है। आप मोबाइल चलाते हैं, हम मोबाइल चलाते हैं, हमें तो पॉलिसी के बारे में पता है। कभी कभी होता क्या है कि बहुत बड़ी समस्या का निदान हो सकता है 2 मिनट में हो जाए, या आपको कहीं पर कोई कंप्लेन करनी है या गवर्नमेंट तक अपनी बात लेकर जाना है, हो सकता है 2 मिनट में हो जाए, लेकिन वो उनको पता नहीं है, उनको तरीके नहीं पता और वो भटक रहे हैं। तो हमारा प्रयास यही कि जो भी सरकार की योजनाएं हैं वो हर ज़रूरतमंद तक पहुँचे, उसका उनको पूरा लाभ मिले। और आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार में उनके प्रयासों से अगर सरकार 100 रुपये भेजती है तो 100 रुपये डायरेक्ट बेनिफिशियरी के खाते में जाते हैं। बीच में जो पहले लाइजनिंग का काम था वो आज सरकार ने ख़त्म कर दिया है। हर व्यक्ति को इन्होंने जनधन खातों के जरिए जोड़ा है, सबके आज बैंक अकाउंट्स हैं और सबकी एक अपनी अपनी आइडेंटिटी है। आधार कार्ड क्या है? आधार कार्ड का मतलब ही है कि हर व्यक्ति की एक अपनी आइडेंटिटी है। तो सरकार लगातार पॉलिसी बना रही है और उस पॉलिसी में हम लोग इनपुट भी देते हैं उनको कि आप इस पॉलिसी में ये करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग क्या है, हम लोग रूट लेवल पर जा रहे हैं, समस्याओं को समझ रहे हैं। तो हम एक रिपोर्ट भी सबमिट करते हैं और साथ ही साथ जो सरकार की योजनाएं हैं उसको हम नीचे ले जाने में मदद करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एमएसएमई सेक्टर है भारत सरकार का। एमएसएमई की एक डेफिनेशन अलग होती थी, किसको आप माइक्रो बोलोगे, किसको आप मीडियम बोलोगे और किसको आप स्मॉल इंटरप्राइज बोलोगे। इसकी डेफिनेशन सरकार में अलग थी। लेकिन अभी जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जब बजट अब की बार का पारित किया तो इन्होंने एमएसएमई की डेफिनेशन को इन्होंने चेंज किया। आज एमएसएमई की दूसरी डेफिनेशन है और उससे तमाम सारी एमएसएमईज को मौका मिलेगा, वो एम्पावर होंगी। तो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन और ये जो ब्रिज है इसको दूर करना बड़ा ज़रूरी है। क्या स्टार्टअप कल्चर में सस्टेनेबिलिटी और एथिक्स को लेकर कोई डेडिकेटेड इनिशिएटिव्स होते हैं क्या? सस्टेनेबिलिटी मैम एक बड़ा ट्रेंडिंग शब्द है और सस्टेनेबल होना भी बहुत ज़रूरी है। सस्टेनेबल होना इसलिए भी ज़रूरी है जिससे आप जो है इन्वायरमेंट को कोई क्षति ना पहुंचा पाएँ। यूनाइटेड नेशंस ने 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाए हैं
जिसको 17 SDGs हम बोलते हैं। अगर अब सरकार का भी प्रयास है कि आपका बिजनेस सस्टेनेबल हो, आप SDG के गोल्स को फॉलो करते हो, इन्वायरमेंट से जुड़ी हुई चीज़ें, अगर आप इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं तो आपका बिजनेस, और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे भी मैं अनुरोध ये करूंगा कि अगर आप कुछ भी SDG के क्षेत्र में कर रहे हैं तो सरकार आपका वेलकम कर रही है। जैसे अभी छोटा सा एग्जांपल है, सिंगल यूज प्लास्टिक एक बहुत बड़ा सरकार के लिए चैलेंज का विषय बना हुआ है। सरकार चाहती तो है कि ये प्लास्टिक बंद हो जाए, लेकिन वो बंद हो नहीं पा रही। अगर आप कुछ अल्टरनेटिव लेकर आते हैं, नो डाउट अल्टरनेटिव कुछ जगह चल भी रहे हैं, आप साउथ की तरफ जाओ तो वहाँ पर सिंगल यूज प्लास्टिक की जगह वो केले के पत्ते में चीज़ें पैक करके आपको देते हैं, लेकिन ये नेशनल लेवल पर अभी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। तो सस्टेनेबिलिटी की तरफ अगर आप कुछ करना चाहते हो तो सरकार आपका वेलकम कर रही है और हम सब भी आपका सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि टेक, हेल्थ केयर और एजुकेशन में इसमें IBSE कैसे नया चेंजेस लेकर आती है? जैसे पिछले साल हमने एक MOU साइन किया गियाका कैपिटल्स के साथ। गियाका कैपिटल्स वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने दुबई में ग्लोबल ब्लॉकचेन समिट करी। लास्ट ईयर इन्होंने दिल्ली में तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में इंडियन ब्लॉकचेन समिट करी। ये ब्लॉकचेन नई टेक्नोलॉजी है। आज हम बात कर रहे हैं रोबोटिक्स, आज हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्री 4.0 के बारे में हम बात कर रहे हैं, आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात कर रहे हैं, आज हम बात करते हैं चैट GPT के बारे में बात करते हैं। तो टेक्नोलॉजी लगातार बदल रही है और ऐसे में टेक्नोलॉजी के साथ आपको चलना है, आप टेक्नोलॉजी से पीछे नहीं चल सकते। आने वाले टाइम में आप देखोगे कि बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटेड हो जाएंगी, अभी भी हो रही हैं। जिस तरीके से आप देखोगे अभी कंटेंट क्रिएशन की एक नई दुनिया हो गई है। कंटेंट बना सकते हो आप, आपको हो सकता है कि आपकी वॉइस में ही हम कंटेंट बना दें, राइट। तो टेक्नोलॉजी को आप टेक्नोलॉजी को डिक्लाइन नहीं कर सकते, आपको टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना होगा। और उस टेक्नोलॉजी को कैसे अडॉप्ट किया जाए, इसमें IBSE आपकी मदद करता है। हम मेंटोर्स को आपको प्रोवाइड करते हैं। एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए आप एक की कंपनी है आपकी, आपने 5 साल पहले किसी एम्प्लॉय को रखा था, और 5 साल पहले जब उस एम्प्लॉय को आपने रखा था तब आपने जब उसका रिज्यूमे देखा होगा तब आपने कुछ अलग अलग पैरामीटर्स को देखा होगा। लेकिन आज हो सकता है कि वो एम्प्लॉय नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में थोड़ा सा दिक्कत क्रिएट कर रहा हो। तो हमारे मेंटोर्स आपके यहाँ पर कॉर्पोरेट्स में आते हैं, हम प्रॉपर ट्रेन करते हैं जिससे आपका वो एम्प्लॉय पूरी तरीके से प्रोडक्टिविटी और अपनी बढ़ा सके, और जब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो आपकी सेल्स भी बढ़ेगी। अच्छा, क्या IBSE प्रोग्राम में रूरल या फिर टायर 2, टायर 3, ये आपने शुरुआत में भी बात की थी, सिटीज़ से आने वाले एंटरप्रेन्योर्स को भी इक्वल प्लेटफॉर्म मिलता है या कुछ डिफरेंस भी रहता है? मैम हमारा प्लेटफॉर्म ही Tier 2 और Tier 3 के लिए है। मतलब हाँ, ग्रेड A को तो हम टारगेट कर ही रहे हैं, मतलब जिसके पास पैसा है उसको तो सब जगह मंच है। मतलब मैं आपके चैनल के जरिए ये चीज़ बोल रहा हूँ और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है भाई, जिसके पास पैसा है उसको मंच की कमी नहीं है। लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है उसकी अगर हम उंगली पकड़ेंगे तो वो आगे बढ़ेगा। तो Tier 2 और Tier 3 के लोगों को हम ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। जिसके पास पैसा नहीं है, अगर उसको हम एक बार जोड़ते हैं, एक बार ट्रस्ट डेवलप होता है, अगर एक बार वो मंच से खड़ा होता है तो वो जो रियल हैप्पीनेस है वो उसके चेहरे पर आती है और वो क्रेडिट भी हमको देता है कि आपके प्रयासों से हम यहाँ पर पहुँचे। तो हमारा भी प्रयास यही है कि नीचे जो बॉटम लाइन है वहाँ पर हम पहुँचें। जो देश के अन्नदाता हैं, जिनकी वजह से आज हम सस्टेन कर पा रहे हैं, जो खेतों में काम कर रहे हैं, धूप में काम कर रहे हैं, उनको भी एक पहचान मिले। और एसोसिएशन का प्रयास ही यही है। 21 काउंसिल्स के जरिए हम 21st सेंचुरी का एक नया भारत, विकसित भारत, समृद्ध भारत, आत्मनिर्भर भारत, एक ऐसा भारत जहां पर महिलाओं का सशक्तिकरण हो, जहां पर रोजगार के नए अवसरों का सृजन हो, जहां पर महिला, पुरुष, युवा हर वर्ग काम कर पाए। भारत के महारथी अवार्ड्स और इंडिया 2047 कॉन्फ्रेंस जैसी इनिशिएटिव का क्या मकसद रहा है? होता क्या है मैम, जब आप काम करते हो तो काम करते 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 मुझे भी बहुत सारे अवार्ड एंड रिवॉर्ड मिले। हर बार अवार्ड आपको ये याद दिलाता है कि आप अच्छा काम कर रहे हो, पहली बात। दूसरी बात, जब आपको कोई अवार्ड मिलता है तो जिम्मेदारी भी बढ़ती है, क्योंकि अवार्ड लेना आसान है, लेकिन उस अवार्ड होता भले 200 ग्राम का हो, लेकिन उसके पीछे बड़ी जिम्मेदारियां छुपी हुई होती हैं। आप फिर बहुत सारे काम नहीं कर सकते हो। आप देखो ना, सेलिब्रिटी जो होते हैं उनकी लाइफ आसान नहीं, वो रात को ऐसे नहीं घूम सकते जैसे हम और आप घूम सकते हैं। तो हुआ क्या कि धीरे धीरे 1 अवार्ड मिला, 2 अवार्ड मिला, 4 अवार्ड मिले, 10 अवार्ड मिले। अभी तक लगभग 170 के आसपास मुझे अवार्ड एंड रिवॉर्ड मिल चुके। मैं 2018 में टेडेक्स में गया। टेडेक्स बहुत बड़ा एक इंटरनेशनल मंच है। अगर आप कुछ अच्छा काम करते हो तो टेडेक्स में बोलने का मौका मिलता है आपको। उत्तर प्रदेश रत्न, मेरा सम्मान उत्तर प्रदेश रत्न से हुआ। जितने भी बड़े सम्मान हैं, मतलब मेरी उम्र के हिसाब से मुझे बहुत सारे सम्मान मिले। तो मुझे लगा कि अब समय है सोसाइटी को रिवर्ट करने का, कुछ ऐसे लोगों को मौका देने का जिनको हमारे सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आज 3 साल पहले मैंने भारत के महारथी के नाम से एक इनिशिएटिव लिया, और वो हम एक कॉन्फ्रेंस कम अवार्ड शो करते हैं, इंडिया 2047 कॉन्फ्रेंस एंड भारत के महारथी अवार्ड।
तो 3 साल से लगातार हम कर रहे हैं, चौथा एडिशन अब की बार करेंगे। उसमें करते हम सिर्फ इतना है कि हर साल ऐसे चुनिंदा 50 लोग जो भारत को विकसित भारत बनाने के लिए कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं अपना, जिनको कोई अभी देख नहीं रहा, नोटिस नहीं कर रहा है, ऐसे लोगों को हम अपने यहाँ पर बुलाते हैं और 50 लोगों को मेरिट और क्रेडिट के हिसाब से विदाउट एनी रजिस्ट्रेशन फीस उनको हम ऑनर करते हैं। खास बात यह है कि इसमें जो सिलेक्शन होता है बहुत अच्छे से होता है, और अगर कोई ऐसा व्यक्ति सिलेक्ट इसमें कर लिया गया जो बहुत बिलो पॉवर्टी लाइन है, मतलब जिसके पास दिल्ली आने के लिए पैसे नहीं है, अब आपने नाम तो चुन लिया उसका, लेकिन कभी ऐसा हो जाता है कि कहते हैं सर हम आज तक दिल्ली आए ही नहीं है, तो हम उनसे कहते हैं आप आओ, आपका एक दिन का आना जाना और दिल्ली में रुकना ये हमारी संस्था बियर करेगी। तो ऐसे 3 एडिशन में लगभग हमने 150 लोगों को ऑनर किया है। आपकी चौथा एडिशन है और ये प्रोग्राम हम 25 साल तक हर साल करना चाहते हैं, 2047 तक। रिजल्ट सिर्फ इतना है कि जब देश आज़ादी के 100 साल पूरे कर रहा होगा 2047 में, तब तक, क्योंकि हम ये 25 साल कार्यक्रम करेंगे और इन 25 सालों में हर साल हम 50 लोगों को ऑनर कर रहे हैं, तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है 25 ईयर हम अवार्ड कर रहे हैं, हर साल 50 लोगों को भारत के महारथी दे रहे हैं। तो इन 25 सालों में 1250 लोगों को हम भारत के महारथी दे चुके होंगे जब देश आज़ादी के 100 साल पूरे कर रहा होगा। और जिसको भी हम ये ऑनर देते हैं, हमारा प्रयास ये रहता है कि हमारे सम्मान देने के बाद उसको 10, 20, 50 अच्छे सम्मान मिले, क्योंकि उसको एक मंच हम दे रहे हैं, उसको एक मंच दे रहे हैं जिससे उसको, क्योंकि इवेंट हो गया, अब इवेंट के बाद क्या, तो इवेंट के बाद मीडिया कवरेज होती है, उसकी जो जर्नी है वो मैगजीन के जरिए हर व्यक्ति तक पहुंचने का हम प्रयास करते हैं। तो इस बार भी मैम आयोजन हमारा, क्योंकि पहला एडिशन छोटा था, दूसरे एडिशन में लोगों का और विश्वास बढ़ा, तीसरा एडिशन और शानदार हुआ। पिछले बार लगभग 600 लोग शामिल हुए थे। अब की बार जो अक्टूबर में हम करेंगे लगभग 1000 की कैपेसिटी का हमारा अंदाजा है। उसमें न सिर्फ हम अवार्ड प्रोग्राम करते हैं, उसमें गवर्नमेंट के बहुत सारे लोगों को बुलाते हैं, जिससे सरकार के लोग जब आएंगे, सरकार की योजनाओं के बारे में बताएंगे, तो और क्रेडिबिलिटी वो जनरेट करेगा। तो वहाँ पर हम B2B एंड B2G मीटअप कराते हैं, बिजनेस टू बिजनेस एंड बिजनेस टू गवर्नमेंट। वहाँ पर हम स्टार्टअप इन्वेस्टर मीट कराते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे एसोसिएशन में बहुत सारे इन्फ्लुएंसर जुड़े हुए हैं, मतलब ऐसे इन्फ्लुएंसर जुड़े हैं जिनकी 10 मिलियन 20 मिलियन रीच है। तो जिनको हम सोशल मीडिया पर देखते हैं, जिनको आप सोशल मीडिया पर देखते हैं, वो हमारे इवेंट्स में आते हैं, वो आपसे अपनी जर्नी साझा करते हैं कि आज कंटेंट क्रिएशन क्यों जरूरी है। आज के ज़माने में सिर्फ ऐसा नहीं है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, वो जो सुपर 30 मूवी में कहते हैं कि आज वो भी राजा बन सकता है जो हकदार है। और एक रईस मूवी आई, उसमें कहा गया कि अम्मी जान कहती हैं कि कोई भी धंधा बड़ा या छोटा नहीं होता है। तो हम भी जब कॉलेजेस में जाते हैं तो बच्चों को एग्जाम्पल देते हैं कि आज भी कोई भी धंधा बड़ा या छोटा नहीं है, आप शुरुआत करो, धीरे धीरे एक फ्रेंचाइजी हुई, आपने शुरुआत करी, आपका माल अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छा है, इंटेंशन अच्छा है, तो आगे चल के धीरे धीरे वहाँ पर फिर मल्टीप्लाई चीज़ें होती रहती हैं। एंटरप्रेन्योरशिप को नेशन बिल्डिंग से जोड़ने का आपका पर्सनल विजन क्या है? मैम, विकसित भारत तभी बनेगा जब नंबर ऑफ स्टार्टअप्स ज़्यादा निकलेंगे। जब पूरा देश कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से जूझ रहा था, उस टाइम हमारे जो स्टार्टअप्स हैं, आपको शायद याद होगा कि वैक्सीन भारत में सबसे पहले बनी, और न सिर्फ भारत ने वैक्सीन बनाई बल्कि दूसरे देशों को भी वैक्सीन के जरिए सहयोग किया। तो जो हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम है, ये ही आने वाले दिनों में रोजगार के नए अवसरों का सृजन करेगा। स्टार्टअप से ही राष्ट्र निर्माण संभव है, और स्टार्टअप तेजी से बढ़ भी रहे हैं, नई नई चीज़ों का, नई नई समस्याओं का समाधान हो रहा है। तो आपको बस देखना ये है कि अगर आप खुद का स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो आपको देखना है कि व्हाट इज मिसिंग, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपके अगल बगल होनी चाहिए जो नहीं है, और आप कैसे उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। स्टार्टअप जरूरी नहीं कि कुछ बड़ी चीज़ है। स्टार्टअप का मतलब ये है कि आप लोगों की लाइफ स्टाइल को कैसे आसान बना रहे हो। जरूरी नहीं, आज देखो अगर हम बात करें, जोमेटो की बात करें, तो जोमेटो के पास खुद का कोई रेस्टोरेंट नहीं है, ओला के पास खुद की कोई कार नहीं है, ओयो के पास खुद का कोई होटल नहीं, बट फिर भी वो सस्टेन कर रहे हैं ना। तो स्टार्टअप करने के लिए ऐसा नहीं कि आपको कुछ बहुत बड़ा करना है, आप कह दो नहीं यार हम एक काम करेंगे, हम नासा में जाएंगे, इतना बड़ा नहीं सोचना है। स्टार्टअप शुरू करने के लिए हो सकता है कि आपकी गली में कूड़े वाला ना आता हो, कचरा लगातार फैला रहता हो सकता है आपने कुछ ऐसा सोचा कि टेक्नोलॉजी से उस कचरे का प्रबंधन करने लगे आप, राइट। आपके यहाँ पर हो सकता है कि दूध वाले ना समय से आते हो, प्रॉब्लम होती हो, आपने कुछ ऐसा ऐप बना दिया कि सबके घर में टाइम से दूध पहुंचने लगा। तो स्टार्टअप जरूरी नहीं कोई बड़ी चीज़ है। स्टार्टअप का मतलब है कि आप लोगों की लाइफ स्टाइल को कैसे सुधार रहे हो, कैसे हर जरूरतमंद को समय से चीज़ें मिल रही हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो आप हाईवे पर जा रहे हो और आपकी गाड़ी पंचर हो जाती है वहाँ पर, अब वहाँ पर तो कोई पंचर बनाने वाला नहीं है, तो अब हो सकता है कोई ऐसा ऐप कोई लेकर आया हो कि आपने सर्च किया और
विद इन 30 मिनट आपके पास कोई मैकेनिक आ गया। तो इसको हम स्टार्टअप बोलते हैं कि जहां पर समस्या आई वहीं पर आपको समाधान मिल गया। समस्या का समाधान ही स्टार्टअप है। और जब जब भारत में समस्याएं बढ़ी हैं तो यहाँ पर समाधान के अवसर भी बढ़े हैं। अच्छा, क्या एंटरप्रेन्योरशिप, अभी आपने SDGs की बात की, तो ये अचीव करने में मदद करता है क्या? एंटरप्रेन्योरशिप मैम, एंटरप्रेन्योरशिप मैंने बार बार आपसे बोला कि बिल्कुल अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं, स्टार्टअप कर रहे हैं तो SDG का भी ख्याल रखिए। क्योंकि जब अभी थोड़े दिन पहले दिल्ली में G20 की अध्यक्षता हुई तो G20 के नीचे एक बड़ी लाइन लिखी रहती थी कि वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली। तो ये जो पृथ्वी है ये एक है और आप भी इसमें रेस्पॉन्सिबल हैं। ग्लोबल वार्मिंग तेजी से लगातार बढ़ रही है। आप प्रयास करें कि अगर आप एक कंपनी चला रहे हैं, आप एक स्टार्टअप हैं, तो आपके यहाँ पर जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके कम से कम उतने पौधे लगाएं आप। या अगर आपके यहाँ पर कोई एम्प्लॉय उसका बर्थडे है तो आप उसके नाम से एक पौधा लगाएं। क्योंकि कहीं ना कहीं आप कंज्यूम कर रहे हैं, आपने बड़ी बिल्डिंग बना दी, आपने उसमें 50 AC लगा दिए, अब इन्वायरमेंट को आप क्षति कर रहे हो। उसका क्या है, ड्रॉबैक है। होता क्या है कि समय से बारिश नहीं हो रही है, बारिश हो रही तो कहीं कहीं पर ज़्यादा बारिश हो जा रही है, तो आप इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब करोगे तो उसको मेंटेन भी करना होगा। उसके लिए UN ने, यूनाइटेड नेशंस ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाए और आपको अगर लॉन्ग टर्म सस्टेन करना है तो उन SDG गोल्स को अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि IBSC से जुड़ने की प्रक्रिया क्या है और इसमें कौन कौन से लोग जुड़ सकते हैं? IBSC में सबसे पहले अगर आप IBSC से जुड़ना चाहते हो तो जो हमारी 21 काउंसिल्स हैं उन काउंसिल का आप हिस्सा बनो। आप देखो कि एक्चुअल में IBSC आपके लिए है कि नहीं है। 21 काउंसिल्स मतलब जो हमने बताया शुरुआत में कि IBSC इज अ ट्री जिसमें 21 अलग अलग ब्रांचेस हैं। अगर आप उसको देखो, अगर आपको लगता है कि आप वहाँ पर फिट हो सकते हो तो हमारी 2 तरीके की मेंबरशिप है। एक मेंबरशिप हमारी है इंडिविजुअल्स के लिए। इंडिविजुअल की जो हमारी मेंबरशिप है वो है 1999 रुपीज़ पर ईयर। साल भर का 2000 रुपये हम चार्ज कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारी सर्विसेज आपको दे रहे हैं। मतलब सिर्फ मेंबर बनाने का पैसा नहीं ले रहे हैं आपसे, उस 1999 में हम बहुत सारी चीज़ें आपको दे रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि 1999 भी ज़्यादा है, हर साल इसको रिन्यू कराना पड़ेगा, तो आप 25,000 रुपीज़ की लाइफ टाइम मेंबरशिप ले सकते हो, जिसमें भी तमाम सारे डिलीवरेबल्स हैं। इसको अगर वैष्णवी में और थोड़ा सा, क्योंकि जो आपके दर्शक हैं अगर थोड़ा इसको और डीपली समझना चाहते हैं तो 2000 रुपये पूरे साल की मेंबरशिप है। यानी इसको हम बोल रहे हैं कि 5 रुपये पर डे की मेंबरशिप है। 5 रुपये का मतलब है एक चाय आपकी 10 रुपये की आती है और आधी चाय के बराबर अगर आपके पास खर्चा करने की ताकत है तो हम आपको मेंबर बना लेते हैं। तो ये हमारी मेंबरशिप जो है ये भारत के जितने भी एसोसिएशन हैं, मैं तो बोलता हूँ कि सबसे अफोर्डेबल है। ये हो गई इंडिविजुअल की बात। एक बार आप जुड़ते हैं हमारे साथ, एक ट्रस्ट डेवलप होता है, कुछ आपका धंधा बढ़ता है, व्यापार बढ़ता है, नेटवर्क नॉलेज एंड सेल्स बढ़ता है, तो आगे चल के आप अपनी मेंबरशिप फिर अपग्रेड करा सकते हैं। इंडिविजुअल की 2 मेंबरशिप हो गई, 1999 पर ईयर एंड 25,000 रुपीज़ लाइफ टाइम। अगर आप कॉर्पोरेट मेंबर हमारे बनना चाहते हैं तो कॉर्पोरेट में, क्योंकि आपकी कंपनी की बात हो रही है यहाँ पर, नो डाउट आपको बेनिफिट भी ज़्यादा चाहिए होंगे, तो कॉर्पोरेट की मेंबरशिप हमारी है 5,000 रुपीज़ लाइफ टाइम, 5,000 रुपीज़ पर ईयर एंड 1 लाख रुपीज़ पर ईयर। ये जो 1 लाख रुपीज़ पर ईयर की हमारी मेंबरशिप, इसको हम कॉर्पोरेट प्राइम मेंबरशिप बोलते हैं। जब आप 1 लाख रुपए की मेंबरशिप लेते हो तो हम आपको बिजनेस ला के देते हैं। हम वहाँ पर पूरे साल में आपकी ब्रांड इमेज बिल्डिंग में आपकी मदद करते हैं। क्योंकि है क्या कि अभी जो दिखेगा मार्केट में वही बिकेगा। हम आपको प्लेटफॉर्म देते हैं, हम आपको पूरा वन स्टॉप सोल्यूशन ऑफर करते हैं, आइडिएशन से लेकर फंडिंग तक। तो आप हमारे साथ चाहें तो प्राइम मेंबर बन सकते हैं, आपका मोस्ट वेलकम है। आप चाहें तो कॉर्पोरेट मेंबर बन सकते हैं, और नहीं तो आप हमारे साथ 1999 से शुरुआत कर सकते हैं। और इवन इस वीडियो को देखने के बाद तो आप शुरुआत कर ही दें, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा नंबर भी मिलेगा, डिटेल भी मिलेगी। नई दिल्ली में हम लोगों का ऑफिस है, आसफ अली रोड है, कनॉट प्लेस के पास में। कभी भी अगर आप न्यू दिल्ली आते हैं तो मेट्रो से हम वॉकिंग डिस्टेंस हैं, कनॉट प्लेस के पास हैं। आप हमारे ऑफिस फिजिकल विजिट करें, हमारे जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, हमारे जो डेडिकेटेड लोग हैं, आप MOU कैसे करना चाहते हैं, हर चीज़ का एक अलायंस हमने बना रखा है। पार्टनरशिप हमारा अलायंस है जिसमें रूही बनर्जी जी हेड हैं, उसकी पार्टनरशिप करना चाहते हैं हम उनके साथ कोलेब्रेशन कर देंगे। मेंबर बनना चाहते हैं, मेंटोर बनना चाहते हैं, इवन अगर आप IBSC को एज ए एम्प्लॉय ज्वाइन करना चाहते हैं तो हम आपका वेलकम करते हैं। हमें कुछ अच्छे एम्प्लॉयज़ भी चाहिए, आप जैसे लोग चाहिए जो हमारे इस व्यापार को, हमारे इस इनिशिएटिव को, हमारे इस मिशन को, हमारे इस विजन को हर ज़रूरतमंद तक ले जाएं। हमें बहुत इंटर्न्स की भी ज़रूरत होती है। बच्चे जो हैं, जो बच्चे सीखना चाहते हैं, हमारा भी प्रयास यही है कि हम उनको इंडस्ट्री रेडी करके इंडस्ट्री में भेजें, हम उनको सिखाएं। तो आप किसी भी तरीके से हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आप चाहें तो नंबर जो दिया गया आप वहाँ पर संपर्क कर सकते हैं हमारे साथ, या आप आकर भी हमसे पर्सनल मुलाकात कर सकते हैं। अंशुमान जी, आखिरी में मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि आप अपनी जर्नी को एक लाइन में कैसे समराइज करेंगे?
जर्नी को मैम अगर हम एक लाइन में समराइज़ करें तो मैं बस यही बोलूँगा कि जूते फटे पहनकर आसमान पे चढ़े थे, सपने हमेशा मेरी मेरी औकात से बड़े थे। तो बड़ी छोटी सी जगह से निकल कर आए हैं हम, और लेकिन सपने थे और उन सपनों को कैसे साकार किया जाए उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और एक मिशन और विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और कहा भी जाता है कि अ गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश। आप ऐसा नहीं कि आपने गोल बना लिया, आपके पास कोई प्लान नहीं, तो हम प्लानिंग भी हमारे पास है, गोल भी हमारे पास, और हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और इसमें बहुत सारे लोगों का सहयोग है, हमारे मेंटोर्स का सहयोग है, एडवाइज़र्स का सहयोग है, हमारे जो एमओयू पार्टनर्स हैं उनका सहयोग है, हमारी फैमिली का सहयोग है, और संगम टीवी चैनल का भी इसमें काफ़ी बड़ा सहयोग है। तो धीरे धीरे लोग इसमें विश्वास भी कर रहे हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो अगर आप भी IBSE से जुड़ना चाहते हैं या मेंटोरशिप प्रोग्राम में भाग लेना चाहते हैं तो नीचे दी गए ज्वाइन नाउ के लिंक पर जरूर क्लिक करें। तो दोस्तों, आज की ये बातचीत सिर्फ एक पॉडकास्ट नहीं थी, ये एक मूवमेंट की झलक थी। IBSE के जरिए डॉक्टर अंशुमान सिंह जी ने न सिर्फ उद्यमियों को रास्ता दिखाया बल्कि भारत के भविष्य को भी एक नई दिशा दी है। अगर आप भी इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और मेंटोरशिप के जरिए देश का निर्माण करना चाहते हैं तो IBSE के साथ जरूर जुड़े, एक ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ जो आपको विजन भी देगी और वो भी एक्शन के साथ। इस वीडियो को शेयर करें, अपने एंटरप्रेन्योर दोस्तों को टैग करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए प्रेरणादायक मेहमान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।